हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। नए लेक्चर हम शुरू कर चुके हैं और नया लेक्चर जो है वो है संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड। परंतु ये जो टाइटल मैंने डाला है बहुत छोटा है ना, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें इस लेक्चर के अंतर्गत आने वाली है। चैप्टर आप सभी को दिख ही रहा होगा, लेक्चर नंबर 14 है ये। 15 लिखा हुआ है गलती से, कोई दिक्कत नहीं, एक लेक्चर में से मैं बार बार बता रहा हूँ, बच्चे ढूंढे ना इसीलिए। तो ज्यादा टाइम नहीं व्यतीत करेंगे अपन, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। समय का वैसे ही अभाव है, समय बड़ा ही बलवान, समय की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक बात। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में टाइटल डला हुआ है एक, और टाइटल है संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, है ना। संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक, है ना। अब महत्वपूर्ण यौगिक क्यों है बेटा ये? तो बहुत सारे रीजन है इन तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक होने के। बहुत सारी जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है, चर्म उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है, डाई के जैसे इनका प्रयोग किया। डाई का मतलब होता है रंगने के लिए। चलो सर इस मैम क्लास, नहीं नहीं नहीं, कोई नई क्लास नहीं है। नहीं, मैम की क्लास बायोलॉजी की होगी आज, फिजिक्स की नहीं है। गुड इवनिंग बेटा अजय, सॉरी अतुल है शायद, है ना, अतुल है। ठीक है, तो सब कुछ ठीक होगा, आई होप सो। वॉइस वॉइस वगैरह सब बढ़िया आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप कमेंट करके जरा मुझे बता देंगे। ठीक है, कोई ग्लिच लिच तो नहीं है? हेलो 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 हेलो। चलो, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ऐसी कि कोई दिक्कत ना हो। चलो, तो आप लोगों को हेडिंग मैंने बता दी है। हेडिंग है संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक। महत्वपूर्ण इसलिए है कि तरह तरह के उद्योगों में ऑक्सीडाइजर एजेंट के रूप में, डाई के रूप में इन सभी का प्रयोग किया जाता है, और इनके कुछ विशेष गुण होते हैं। इनके कुछ विशेष गुण होते तो संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिकों में सबसे पहले जो यौगिक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ऑक्सीजन के साथ में। और जब ऑक्सीजन के साथ में कोई चीज बनती है तो हम उन्हें ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो यहां पर आएगा, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड। ठीक है, संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड, ये आपका पहला होगा। साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के बाद में हम पढ़ेंगे K2Cr2O7, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे KMnO4। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले बार इनसे मतलब हर साल एक ना एक प्रश्न इनसे आता ही है, ये हमने देखा है। ठीक है, ऑल ओके सर, ठीक है, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकता हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोलूंगा इसे, ये है इंपॉर्टेंट या हॉट टॉपिक। ठीक है, इससे सभी जगह से प्रश्न आता है। आप चाहे गुण से बोल लो, संकरण से बोल लो, ज्यामिति से बोल लो, क्या किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है, उपयोग क्या है, सब कुछ कहीं कहीं से भी कुछ भी हो सकता है इसके ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस हिसाब से इसे पढ़ना है। ये संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं इस बार, इसीलिए बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा और कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जरा मैं रोटेशन सेट कर लूं और बुक देख लूं। तो सबसे पहले बात करते हैं संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड की। हम अगले वाले पेज पर जाते हैं। पता नहीं, पिड्डे पिड्डे आके बैठते रहते हैं। संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड व ऑक्सो ऋणायन।
व ऑक्सो ऋण आयन, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये होते क्या है, इनके गुण क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं। तो बुक में बहुत अच्छे से बताया गया कि कैसे इनका निर्माण किया गया है और क्या इनके गुण होते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। इसे थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा मुझे, बस, वेरी गुड, इतना ही सीधा करना पड़ता है आजकल। देखो फर्स्ट, तो सबसे पहले लिखते हैं निर्माण कैसे होता, कैसे बनाए जाते हैं ये। तो निर्माण के लिए बुक में बहुत अच्छे से बोला गया है कि जब हम संक्रमण धातु की अभिक्रिया, बहुत एक लाइन में बिल्कुल शॉर्टकट में निपटाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में आंसर है और सही बात है। निर्माण विधि पता होनी चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। तो यहां पर ये लिखा है कि अच्छा, कुछ मात्रा में आप ये कह सकते हो कि थ्योरी स्टार्ट हो गई, संक्रमण धातुओं को उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है, या हम कह सकते हैं अभिकृत किया जाता है। क्या लिखते हैं हम पर करेक्ट वर्ड जो है वो लिखते हैं अभिकृत किया जाता है। अब अभिकृत कराने से क्या होगा, संक्रमण धातु की पता है आपको, आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कक्षक खाली होंगे और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जो युग्म है वो प्रवेश कर जाएंगे, जिस कारण से यहां पर संक्रमण धातुओं के जो है वो ऑक्साइड बन जाएंगे, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड बन जाएंगे, साथ में ऑक्सो ऋण आयन भी बनते हैं कुछ तत्व। गुड इवनिंग बेटा अनामिका। चलो, आज फिजिक्स क्लास नहीं है, डायरेक्ट मैं केमिस्ट्री पे आपको लेके आ गया हूं। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले हमने समझा इसका क्या, कि निर्माण कैसे होता है। एनसीईआरटी में यही बात लिखी गई है, पहली लाइन पे यही है कि उच्च ताप पर संक्रमण धातु एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। सिर्फ एक ही धातु है, सिर्फ एक ही धातु है जो ऑक्साइड नहीं बनाती और उसका नाम है स्कैंडियम। ये जो है, ये धातु जो है यह है आपका ऑक्साइड नहीं बनाती। ये वाली बात यहां पर लिखी हुई है ना, इधर कहीं नीचे लिखी हुई है, उसी के जस्ट बाजू में लिखी हुई है। शुरू में तो लिखा था, चलो कोई बात नहीं, बुक में ही लिखा हुआ है स्कैंडियम जो है ये ऑक्साइड नहीं बनाती। अब दूसरा गुण लिख लेते हैं, अब इनके गुणों की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इनके गुण होते हैं। ये सब कुछ आपको थ्योरी में लिखना है। गुण स्कैंडियम को भी थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं अपन। गुण की बात करें तो स्कैंडियम को छोड़कर, स्कैंडियम को छोड़कर बाकी धातुएं आयनिक ऑक्साइड बनाती है। एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव आएगा, तो आप लिखेंगे आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये हो गया पहला गुण। हेडिंग है तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। संक्रमण धातु उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। अब दूसरा गुण बात कर लेते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। हमारे पास में अगला जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पर हेडिंग लगा लोगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं कक्षक से, इस पर बात होगी। ये भी देख लेते हैं।
चलो, इन ऑक्साइडों इन ऑक्साइडों में धातुओं की अधिकतम अधिकतम ऑक्सीकरण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या धातुओं की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उनके वर्ग संख्या के बराबर होती है। उदाहरण लिखना जरूरी है, जैसे S2O3, आगे आप जाओगे Mn2O7। यहां पर आपने देखा होगा ऑक्सीजन जो है वो दो है। इस पर हमें 2 पॉइंट लिखने हैं। क्या हमारे बोर्ड पर जगह खाली है? जगह नहीं खाली है तो जो खाली कर लेते हैं। हमने बहुत दूर दूर लिखा है, ये प्रॉपरली पास पास आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से उठा लो इसे, ये ऊपर चला जाएगा। और क्या ये तिरछा लिखा है? थोड़ा सा तिरछा लिखा है। के बाद में अपन इसे भी उठा के हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो इसीलिए इसे सीधा कर लेते हैं। ये 3 गुण जो है ये महत्वपूर्ण यौगिकों के नीचे लिखी वाली बात है, जो हमें लिखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। इस वजह से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने लिख लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर Fe के बाद, सॉरी, वर्ग 7 यानी कि Mn के बाद, Mn के बाद ये आप लोगों को लिखना है बेटा, है ना? मेरे साथ साथ लिख लो। आयरन का Fe2O3 से ऊपर कोई उच्च ऑक्साइड नहीं बनता। वैसे मुझे ये आखिरी में लिखाना था, मैंने सोचा था कि तुम्हें पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना सिखा दूं, परंतु ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी, इस वजह से हम पहले बात कर रहे हैं। अभी हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ऑक्सो रेड आयन पर हम नहीं आए हैं। अब ऑक्सो रेड आयन के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपन ऑक्सो ऋण आयन की। ऑक्सो ऋण आयन में येलो कलर से लिखूंगा, यहां पर आप लिखोगे ऑक्सो ऋण आयन। कुछ जो है वो प्लस आवेशित होकर धन आयन को प्राप्त कर लेते, मतलब थोड़ी धन आयन को धन आयनित होकर स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं ना। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। जस्ट लाइक दिस, कि जैसे कि सोडियम की बात करें, मैं एस ब्लॉक के तत्व का उदाहरण लूं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सो ऋण आयन बना के या ऑक्सो आयन बना के जो है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं।
अब इसमें ऑक्सो ऋण आयन की यदि बात करी जाए तो अपन कुछ उदाहरण लिखेंगे। यदि आपको लिखना है तो यहां पर लिख लेते हैं कुछ तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड ना बनाकर ऑक्सो ऋण आयन यहां पर ऋण आयन लिख दिया हमने गलती से। ऑक्सो ऋण आयन नहीं होता बेटा, यहां पर मुझे काटना पड़ेगा थोड़ा सा, धन आयन कर लो इसे ना। ऑक्सो गलती वहां पर बुक में ऋण आयन डाला था, इस वजह से मैंने ऋण आयन डाल दिया, धन आयन होगा। ऑक्सो जो है वो धन आयन होगा, हेडिंग थोड़ा सा सुधार लेना। ऑक्सो धन आयन होता है, ऑक्साइड तो अपने आप में ऋण आयन होते हैं। ऑक्सो धन आयन के रूप में स्थायित्व स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। रोज सर आके आपको बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, आज सर पढ़ाएंगे कम लिखवाएंगे ज्यादा। जब समझाने वाली चीजें आएंगी तो अपन समझेंगे भी, और जब लिखने वाली चीजें आएंगे तो हम लिखेंगे भी, ठीक है। अब ऑक्सो धन आयन क्या होता है कि यहां पर ऑक्सीजन पर ही धन आवेश आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि उदाहरण के लिए हम B5 की बात करें तो यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ यदि इससे दो ऑक्सीजन हम जोड़ दें तो ऑक्सीजन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। इसके अलावा V6 की भी बात कर लेते हैं, वेनेडियम 6, यहां पर भी जो है वो B4 रहेगा और 2 का इस पर प्लस आवेश आएगा। आगे हम बात करते हैं टाइटेनियम, इस पर भी आप देखोगे तो TiO2 प्लस चार्ज होगा। तो ये है ऑक्सोधन आयन जिनका आपको लिखना है। अब ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे ऑक्साइड बन रहे हैं वो अम्लीय होंगे, क्षारीय होंगे, उभयधर्मी होंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। चलो अगली हेडिंग जो है, ये सब कुछ लिखना है आपके नोट्स में, ये होने चाहिए। ये जो नोट्स में आपको लिखवा रहा हूं पिछले साल के जो बच्चे थे उन्हें पढ़ाया गया था, उनके नोट्स में नहीं है। ये सब कुछ अपडेटेड नोट्स के अंतर्गत है, क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने ये देखा है कि मतलब जो आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड कर दी जाती है। जैसे कि इस साल 2 प्रश्न आए थे और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे कि क्रोमेट आयन की संरचना बनाइए और मैग्नेट आयन की संरचना बनाइए। 2 नंबर के लिए प्रश्न अथवा अथवा में आया था, ठीक है। तो हर एक चीज हमें समझनी है। क्या मेरे पास में पेपर है, वो फोन पर है, तो उस पर भी बात कर लेंगे, जब हम पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे तो मैं बताऊंगा। ऑक्साइड, ऑक्साइडों की प्रकृति है ना, आप यहां पर लिखोगे ऑक्साइडों की
प्रकृति कैसी होती है। ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, इस पर बात कर लेंगे अपन। ठीक है, तो एक चार्ट बनाना है आपको। यहां पर लिख लोगे ऑक्साइड, आगे पर लिखोगे ऑक्सीकरण अवस्था, फिर लिखोगे प्रकृति, एंड द लास्ट गुण, विशेष गुण। सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। यहां पर क्या मैंने सीधा लिखा है, आप लोगों को बोर्ड पे सीधा दिख रहा है ना? ठीक, सीधा है। इसको अपन यहां पर सेट कर लेते हैं इस प्रकार से, और प्रॉपरली एक टेबल बना देते हैं, है ना? एक टेबल ये रही, यहां से यहां तक। ठीक है, इसे सेलेक्ट करते हैं, इसका मार्क हटाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। ये दूसरी टेबल रही, छोटा कर देते हैं इसे, इसे भी यहाँ पर ला देते। तो कुछ इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है। और ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, क्यों आ गया यहाँ पर? आगे जब आप जाओगे तो कुछ इस प्रकार से सुंदर सी टेबल, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह प्रॉपरली जैसे बननी चाहिए वैसी बनाना, ताकि अब मैं बनाऊंगा तो तुम लोग भी बना लोगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं यदि छोड़ दूंगा तो तुम लोग में भी काफी सारे बच्चे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार की टेबल बनाओगे आप लोग और लिखोगे। यहां पर सबसे पहला नाम आएगा CR2, सॉरी CRO, और आगे आप लिखोगे V2O3। यहां पर सबसे निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी +3, और सॉरी +2 और +3 की सबसे छोटी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके आगे आप लिख देंगे यहां पर निम्न है। अब ये निम्न क्यों लिख रहा हूं आगे बताऊंगा कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पर हम जैसे जैसे पहुंचेंगे, यहां पर जो विशेष गुण की यदि मैं बात करूं तो आयनिक गुण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। ये याद रखोगे कि जैसे जैसे आयनिक हमारी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, जो आयनिक गुण है, जो पॉजिटिव और माइनस आयन वाली चीज है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो यहां पर इसकी प्रकृति आप लिखोगे क्षारीय, गुण आयनिक, पूर्णतः आयनिक, पूर्णतः आयनिक। दूसरे नंबर पर आते हैं, यह है B2O4, है ना? B2O4 ऑक्सीकरण अवस्था +4, इसके लिए लिखा गया है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो है मध्यम, न ज्यादा न कम। इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होती अल्प क्षारीय, क्षारीय ही है परंतु अल्प क्षारीय है। आयनिक तो आप लिखोगे अम्ल में घुलकर, यहां पर आप लिखोगे अम्ल में घुलकर BO2+ लवण बनाता है, लवण यानी कि सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, CR2O3, आगे B2O5। यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था है +4 और +5 की क्रमशः। यहां पर आप क्या लिखोगे, इसके लिए भी मध्यम लिखा गया है, इसके लिए भी यहां पर आप लिखोगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3, इसकी +5, इसे भी बोला गया है मध्यम। तो हाई किसे बोला गया है सर? 6 और 7 के ऊपर, 7 और 6 के ऊपर। यहां पर आप लिखोगे क्या, इसके लिए लिखेंगे हम प्रकृति उभयधर्मी, इसके लिए प्रकृति जो होगी
वो होगी उभय धर्मी, अम्लीय भी प्रकट करेगा और क्षारीय भी प्रकट करेगा। आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनसे रिएक्शन कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा। यहां पर आप लिखोगे अम्ल और क्षार दोनों से यह अभिक्रिया कर लेता है, दोनों। विशेष गुण इसका यही है। तीसरा गुण है, अगले वह बात करते हैं। अगला हमारा जो है वो है Mn2O7, Mn2O7 और है CrO3। यहां पर Mn2O7 में ऑक्सीकरण संख्या है +7 और CrO3 में जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +3, और इसे हम उच्च मानते हैं। और जब उच्च होता है तो आप सभी को यहां लिखना है अम्लीय। उच्च जो है वो होती है क्या, अम्लीय और आप सभी को बताया है हमने कि यहां पर जब ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है तो आयनिक गुण खत्म हो जाते हैं और गुण होता है कौन सा, सहसंयोजी। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ साथ गुण जो है वो आयनिक से सहसंयोजी पर आ जाता है। तो KMnO4 ही निकल रहा है मेरे मुंह से, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा वही है। Mn2O7 और CrO3 जो है ये क्रमशः उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। इस कारण इनकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होगी और आबंध जो होगा वो होगा सहसंयोजी आबंध। यहां आके ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब बात कर लेते हैं अपन, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ये तिरछा दिख रहा है मुझे, ये जो है इसे यहां पर लिख लो, ऊपर कर दो थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण यौगिकों के अंतर्गत, जो कि है K2Cr2O7। इसका नाम है पोटेशियम डाई क्रोमेट। इंपॉर्टेंट है, ऊपर 3 बार आईएमपी लिख लेना इसके सामने। बहुत 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 ज्यादा आईएमपी टॉपिक है ये, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में देखोगे। Cr2O3 का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, CrO3 का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपने टेबल बनाई है ना बेटा, इसमें से आधे से ज्यादा ऑक्साइडों का उपयोग, जैसे कि आप यहां पर ये देख रहे हो, ये Cr2O3 और ये B2O5, इसकी उभयधर्मी प्रकृति के कारण पे हम इसका आगे प्रयोग करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी और अपचयन अभिक्रिया में, दोनों तरह की अभिक्रियाओं में करेंगे। इसका उपयोग भी हमें देखने को मिलेगा। इसका उपयोग हम ऑक्सीकारक एजेंट के जैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आबंध है वो सहसंयोजी आबंध है और ये जल्दी टूट जाते हैं। तो ये सारी जो भी चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, भले ही ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, परंतु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये देखने को मिलेगा ही। चलो, काफी सारे लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आई एम सो हैप्पी। हेडिंग लगा लो पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका निर्माण भी आएगा, इसके गुण भी आएंगे और इसकी संरचना भी आएगी, स्ट्रक्चर भी आएगा, संकरण भी आएगा। इसका संकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली हम ऑप्शन में ऑलवेज sp3 आता है, परंतु D3S होता है, ठीक है। अपन लिखेंगे, समझेंगे कैसे होता है सारी चीजें। तो सबसे पहले समझते हैं निर्माण विधि। बुक में बहुत अच्छे से निर्माण विधि दी हुई है, बुक में बहुत अच्छे से इसकी निर्माण विधि दी हुई है। सबसे पहले अयस्क क्रोमेट को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप में है इसका निर्माण। अब मैं एनसीईआरटी से ही देख के इसे पढ़ाऊंगा, ज्यादा अच्छा है। अब क्या है, एनसीईआरटी से नोट्स बनवाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी दूसरी जगह से बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले लिखोगे आप स्टेप 1। स्टेप 1 में हम जो अभिक्रिया करवाएंगे, यहां पर आप लिखोगे क्रोमेट अयस्क
की सॉरी अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट से, ठीक है। इससे हमें सोडियम क्रोमेट ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, सोडियम डाई क्रोमेट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर अपन लिखेंगे रिएक्शन 4 Fe Cr2O4 प्लस Na2CO3, ये हम लेंगे 8 प्लस 7O2, ठीक है। आगे हम इससे उत्पाद बनाएंगे, हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा 8 सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट Na2CrO4 प्लस बाहर जो निकलेगा वो निकलेगा 2Fe2O3 प्लस 8CO2। ये हमारी होगी पहली स्टेप। मैंने बहुत ज्यादा दूर दूर लिख दिया है, इसे पास पास करना पड़ेगा। आप एक के नीचे एक लिखेंगे क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो तिरछा लिखा है क्या मैंने? ये नहीं, सीधा लिखा है। आप लोगों को कलर येलो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो ग्रीन कलर पे लिखते हैं, ग्रीन कलर थोड़ा अच्छा दिखता है, सही साइड दिखता है ना। हाँ, ग्रीन कलर थोड़ा सा सही दिखता है, और ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ हो गया है। चलो बढ़िया है। अब बात करते हैं हम स्टेप 2 पे। ये है क्रोमेट आयन, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है ऑक्सीजन, ये है आपका सोडियम डाइक्रोमेट, फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से सभी के हिंदी नाम भी लिख लोगे। अब वापस से हम क्या करेंगे, हम इस सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, हाँ यही है। एक गलती हो गई सर से ये गलती हो गई कि यहाँ पर हम इसे लिखेंगे सोडियम क्रोमेट, ठीक है। मैंने गलती से डाई लिख दिया, सोडियम क्रोमेट लिख लो बच्चा, इसे सोडियम क्रोमेट में ही लिखवा देता हूँ, क्या है, गलत नोट से नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर आप लिखोगे क्रोमेट अयस्क, अयस्क, यहाँ से डाई हटाओ, यहाँ पर आप लिखोगे सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया
H2SO4 से कराने पर सोडियम डाई क्रोमेट का निर्माण, सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हम इस पर्टिकुलर उत्पाद जैसे जिसका नाम है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाएंगे। किसके साथ कराएंगे? H2SO4। और इसके दो अणु रहेंगे, इसके भी आपको दो अणु लेना है ताकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया सही से हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जो अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी ये हो जाएगा Na2Cr2O7 बचा Na, ध्यान से हमें यहां पर देखना है, और NaSO3 प्लस H2O। यहां पर आप दो लगा देंगे तब जाके ये बैलेंस होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। दो H हमने निकाल दिया, हाँ दो H हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पर निकाल दिए। यहाँ ध्यान से देखोगे 8 ऑक्सीजन है, ठीक है, 8 ऑक्सीजन हमने यहाँ पर सिर्फ 7 यूज किया है, एक जो है वो चला गया है किसके साथ में, यहाँ पर उपस्थित H2SO4 के साथ में। कितने निकालना है हमें H2O के अणु? हमने यहाँ पर एक ही निकाला है, अर्थात यहाँ पर दो हाइड्रोजन और है, और ये दो हाइड्रोजन जो हैं बच्चा वो कहाँ पर आएंगे? यहाँ बीच में आएगा। कहाँ आएगा? आप यहाँ पर लिखोगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे करके। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी सिखा दूंगा बेटा, ठीक है। ये है हमारी दूसरी रिएक्शन। रासायनिक समीकरण संतुलित करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा है, जितने अभिकारक हम लेते हैं उतनी ही मात्रा में या उतने ही मोल हमारे उत्पाद के भी होने चाहिए। तो मैंने यहां पर देखा कि हमारे पास में ऑक्सीजन जो है वो 4 पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? 4 पड़े हुए हैं। हमने यहां से एक ले लिया, 7 बचे। अभी एक ऑक्सीजन खाली है, एक ऑक्सीजन खाली है। यहां पर 4 हमारे क्या थे? सोडियम थे, हमने 4 ले लिया। H हमने यहां पर 2 लिए थे, 2 OH आयन को निकाल लो। H2O एक ही निकला है। अभी भी कुछ दिक्कत होगी तो अपन देख लेंगे। एक मिनट जरा मैं पुराने नोट्स में चेक करता हूं क्या ये रिएक्शन जो है वो सही है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 2NaSO4, ठीक है, लेट्स चेक। क्या गलती नहीं होनी चाहिए, तुम लोग गलत नोट्स नहीं बनाओगे। ऑक्सीडेशन जो नंबर है में थोड़ी सी समस्या हो जाती है कभी कभी। चलो, पहले ही सही था, मुझे यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर होगा Na2SO4 और आगे आप लिखोगे 2H2O, ठीक है। क्रिस्टलीय, यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ पर इन दोनों के आगे लिखोगे क्रिस्टलीय, ठीक है। इतना नोट करोगे और नेक्स्ट वाले पे हम आएंगे, थर्ड वाली स्टेप पे।
वैसे बाय उत्पाद नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखोगे, इसे लिख लेना है ना, नहीं तो मैंने थोड़ा जल्दी स्किप कर दिया था। NaSO4 और यहां पर आपका ये जुड़ेगा क्या, 2NaSO4, 2NaSO4 और H2O। हमने बैलेंस कर दिया इसे, यहां से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन लिए और 2 हाइड्रोजन जो है वो इसे दे दिए हैं। आप चाहो तो, अभी भी कुछ डाउट मुझे लग रहा है, अब ठीक है। तो और गलत हो गया, ठीक है, चलो इसे ऐसे ही लिखो, अभी फिलहाल पे तो अपन ऐसे ही लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम डाई क्रोमेट, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पता है। पोटेशियम डाई क्रोमेट, ये हमारी होगी थर्ड स्टेप। इसके आगे लिखोगे स्टेप नंबर 3, इसे लिखोगे स्टेप नंबर 3। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास में Na2Cr2O7 है, इसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे KCl से, 2KCl से करवा देंगे, है ना। तो ये प्रतिस्थापित होके बन जाएगा K2Cr2O7 और बाहर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा NaCl, बाहर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 2NaCl। और यही है हमारा उत्पाद, यही है हमारा उत्पाद जिसे हम लिखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी संरचना। इसकी संरचना बुक में काफी अच्छे से दी हुई है, तो बुक पर संरचना के बारे में बात करते हैं। अब बच्चे ने पूछा है कि सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आप लिख लो K2Cr2O7 की ऑक्सीकरण संख्या। तो किसकी निकालना है हमें, हमें यहां पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, किसकी निकालनी है, Cr की। निकालते हैं। अब जिसकी निकालना होता है उसे मान लेते हैं अपन X। तो K की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो प्लस होती है, +1 की होती है, इस पे करो 2 का गुणा, प्लस Cr है, Cr को अपन ने माना X, इस पे गुणा में कर दो 2, यानी कि 2x कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं, सीधे सीधे इसे कर देते हैं 2x, प्लस यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो है वो है माइनस, इसके साथ में कर दो 7 और इधर कर दो 0, कोई आवेश नहीं है ना। तो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा +2x, यहां पर प्लस के साथ में रखोगे और माइनस पे आप लिख दोगे 14, ठीक है, बराबर 0, ब्रैकेट खोलोगे 2 + 2x - 14, ठीक। आगे गए, सबसे पहले बड़ी संख्या का पक्षांतर कर दो, बड़ी संख्या का पक्षांतर हम करेंगे तो 2 + 2x बराबर माइनस है तो ये हो जाएगा 14। आगे जब आप जाओगे तो यहाँ 2x बराबर होगा 14 - 2, यहाँ जाएगा 12, यहाँ आएगा x, यहाँ पर x बराबर आएगा 12/2, अर्थात x की जो वैल्यू है वो है +6। कितनी है बच्चा, +6 है। इस Kr की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 6। ये हमें निकालना था और मैंने आपको निकाल के बता दिया कि कैसे ये निकालते हैं। इसकी थ्योरी यदि लिखोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया KCl के साथ करवाने पर, चूंकि जल के साथ विलय है ये नहीं है, तो जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। पहले सोडियम डाइक्रोमेट था, हमें सोडियम से पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से यदि देखोगे तो रंग पर बात कर लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसका जो कलर होता है वो होता है नारंगी, इसका जो कलर होगा वो होगा नारंगी,
नारंगी रंग का ये होता है। और इसकी यदि बात करेंगे, सभी के कलर यहां पर लिखे हुए हैं, कलर जरूर लिखेंगे आप। और यहां पर, कहां पर, यहां पर, ओहो ये वाला पेज क्यों खुल गया, सोडियम डाइक्रोमेट, इसका कलर यहां पर लिखा है पीला। ठीक है, इसका कलर यहां पर लिखा हुआ है पीला, कलर लिखा हुआ है, तो पीले कलर आप लिख लीजिएगा। पीला, सोडियम डाइक्रोमेट पीला, ये नारंगी, और ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये जो है दिस इज सोडियम सल्फेट। मैंने एक्चुअली गलत स्ट्रक्चर बना दिया है इसका, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, बार बार मुझे खटक रहा था कि मैंने गलत किया। अभी सही है बच्चा, अभी एकदम सब कुछ सही है। ये Na भी 4 हो गया, ये Na भी 4 हो गया, SO4 हमारे 4 के 4 ही है। ठीक है, अभी ये वाला बैलेंस करना पड़ेगा फिर से, फिर ये टेंशन हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो इसे आप लिखो, इसे ऐसे ही लिख लो, Na2SO4, H2SO4। यहां पर 2 मत लगाओ, यहां पर 2 मैंने गलती से लगा दिया, 2 नहीं लगाना था, 2 गलती से लग गया, इस वजह से सारी दिक्कत हो रही थी अभी तक। 2 यहां पर आपका एक ऑक्सीजन था, क्या है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लास में आप गलती नहीं कर सकते। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां पर एक H2O निकला। अब बचा क्या हमारे पास में, हमने दोनों हाइड्रोजन निकाल दिया, हमारे पास में 4 सोडियम है, 2 सोडियम यहां लग गए, 2 सोडियम यहां लग गए, खत्म। अभी जाके सही हुआ ये, अभी ऑल ओके है, अभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इस पे। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रकृति के बारे में, प्रकृति कैसी होती है, किसकी अम्लीय होती है, किसकी क्षारीय होती है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। कलर आप लोगों को बता दिया, इन सभी का कलर जो है, इनका उपयोग जो है वो रंगने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, डाई, चर्म उद्योगों में इनका कलर, इनका उपयोग जो है एज अ डाई के रूप में किया जाता है। ये बात आपको आगे लिखी हुई पहली लाइन पे लिखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट चर्म उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। ठीक है, तो कहां उपयोग होता है बेटा इसका, चर्म रसायन में, चर्म उद्योगों में। ठीक है, फटाफट से ये नोट करो, फटाफट से ये नोट कर लो शुरू से। और आगे हम बात करेंगे संरचना पर, आगे हम जो बात करेंगे वो होगी हमारी संरचना में। कोई चीज मिसिंग हुई है क्या, कुछ चीज मिसिंग हुई है, बस वही चेक कर रहा हूं मैं ताकि हम आगे बढ़ें। अभी तक आपने ऑक्सीकरण संख्या देख ली, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 6 है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न, पोटेशियम, ये प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न है ये पिछले साल एग्जाम में आया था, मतलब 2025-26 में। पोटेशियम डाई क्रोमेट और क्रोमेट आयन की संरचना। ठीक है, ये प्रश्न जो है इसमें क्रोमेट आयन की संरचना आई थी और संकरण के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, संकरण कहीं पर नहीं लिखा है, आकृति लिखी थी चतुष्फल की, और चतुष्फल की आकृति में हम sp3 संकरण लिखते हैं, परंतु ये फैक्ट के हिसाब से गलत होगा, इस सिर्फ इसके लिए फैक्ट के हिसाब से गलत होगा। नॉर्मली चतुष्फल की जो आकृति होती है वो sp3 होती है, परंतु एक और आकृति जो है जैसे कि D3S जो है, यह भी चतुष्फल की आकृति बनाएगी। हम इसे समझेंगे अभी कि कैसे ये आकृति बनेगी। ठीक है, मैडम की क्लास होगी, थोड़ी सी लेट होगी, मेरे को लगा था कि मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच पाऊंगा, ये लेक्चर पता नहीं कैसे कैसे लंबा होते चले जा रहा है। संरचना पर बात कर ही लेते, जहां पर इसे समाप्त करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना, पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना, स्ट्रक्चर। तो यहां पर
2 Cr है, ये 2 Cr है प्रॉपरली, और ये 2 Cr जो है यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ पे जुड़े हुए हैं, और आगे यहां पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन यहां पर है। मैं इसे तितली मानता हूं, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, और एक ऑक्सीजन यहां है। अब इस पर जो है, इस पर जो है वो -2 आवेश है, और -2 आवेश को बैलेंस करके रखा हुआ है K2 ने। किसने बैलेंस करके रखा हुआ है? K2 ने। यह एक तरह का उप सहसंयोजी यौगिक आप कह सकते हो, उप सहसंयोजी यौगिक कह सकते हो। आकृति की यदि बात करें, ठीक है, आकृति की यदि हम बात करें तो यहां पर 2 चतुष्फल की, 2 चतुष, मैंने गलत लिख दिया, दो चतुष्फल की आकृति जो है वो O ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहां पर आवंत की लंबाई के बारे में भी जिक्र है। यहां पर जो आवंत की लंबाई है, प्रॉपरली सही से तो नहीं लिखा, परंतु आप लिख लोगे 179 पिकोमीटर, और यहां पर जो आवंत का मान है, ये वाले आवंत कोण का मान, ये है 126 डिग्री। इसे पिकोमीटर में नापते हैं, इसे अंश में नापते हैं हम। इसके लिए बोला है कि CR-O-CR के आबंध कोण का मान, आबंध कोण का मान 126 अंश होता है। इसे जरा ऊपर भेज दें अपन, इसे जरा ऊपर भेज देते हैं अपन। यहाँ पर इसे थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, ये तो हमने सीधा लिखा हुआ है, छोटा कर दो, व्हाइट कलर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संकरण की। ध्यान से देखोगे यहां पर Cr2 की ऑक्सीकरण संख्या जो है, Cr2 की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +6 है। कितनी है बेटा? हमने अभी आपको बताया था यहां पर इस वाले पेज पे कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर +6 है, और इसके आधार पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक है इसका 24, परमाणु क्रमांक जो है वो इसका है 24। लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कितने हो गए? 20। ये हो गए। अब ध्यान से देखोगे क्रोमियम के बाहरी कक्षक में 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3d में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप सभी को पता है हमने ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाली है, हमने ऑक्सीकरण संख्या जो निकाली है वो निकाली है +6। ऑक्सीकरण संख्या जो है वो निकाली है +6, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और 5 इलेक्ट्रॉन ये है। +6 का मतलब ये है इस पर +6 आवेश है, और +6 आवेश होने के कारण पे ये सारे बॉक्स जो है वो खाली हो चुके हैं। ये सारे बॉक्स जो है वो खाली हो चुके हैं, सारे बॉक्स जो है वो खाली हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। और यहां पर ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान कर रहा है। कौन?
क्रोमियम, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन भी चले गए, अर्थात इस स्थिति में 4s0 3d0। अब इसके आगे भी यदि हम जाएंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा 4p, और 4p भी कैसा होगा, 0। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इसका तलस्थ अवस्था में है यहां पर, जिसके हिसाब से हमने प्रॉपरली बॉक्स बनाए हैं। ये पूरे बॉक्स बने हुए, ये देखो, ये 4s के हैं। आगे जाओगे तो ये 3d के हैं, ये यहां पर रख देते हैं। और ये वाले जो है ये 4p में है, ये ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं। ये कौन से वाले हैं बच्चा, ऑक्सीकरण अवस्था वाले। अब 3d के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, इन दोनों में ऊर्जा का अंतर ज्यादा नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और 4s जो है वो बाहरी कक्षा में। ध्यान से यदि देखा जाए तो 3d अंदर की ओर होगा, और ये चौथी कक्षा यानी कि जो हमारी चौथी कक्षा, ये नाभिक है, और चौथी कक्षा की यदि बात करें तो ये चौथी कक्षा होगी, ये तीसरी कक्षा होगी, ये दूसरी कक्षा होगी, और ये पहली कक्षा होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले आउटर सेल में आएगा, इनर सेल में आएगा। तो आप सभी को पता है आउटर सेल में आएगा, तो 4s पे आएंगे इलेक्ट्रॉन और 4p में आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर s जो है वो दिशाहीन होता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये z अक्ष है, ठीक है। अर्थात x अक्ष ये हो गया आड़ा, ये हो गया y अक्ष पीछे की ओर, ये हो गया z अक्ष ऊपर की ओर। तो ये रही आपकी आकृति, और ये रहा आपका यहां पर s अक्ष। प्रतिकर्षण होगा तो एक यहां पर ये थोड़ा सा फैलेंगे, और ये जो आकृति है ये होगी चतुष्फल की आकृति। ऐसा sp3 आप कह सकते हो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी कक्षकों पे नहीं आएंगे। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, sp3 संकरण लिख दोगे। sp3 संकरण मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो है sp3। तीन ही तो आ रहे हैं, देखो 1 2 3 और ये चौथा वाला, बाकी का तो एक निकल चुका। तो sp3 संकरण यहां पर लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, डन। परीक्षा में भी यदि आएगा तो sp3 संकरण ही आता है, d2sp3 नहीं आता, ठीक है। चलो यहां पर आके आई होप सो ये खत्म हो गया। क्रोमेट आयन की बना लेते हैं, क्रोमेट आयन की आकृति रह गई है ना। ये देख लो, ये अच्छा, ये बोर्ड का जो है ये तो तुम्हें मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करना। ये बोर्ड की जो सारी चीजें हैं ये तुम्हें मिल जाएंगी। एक मिनट में देख लूं कुछ छूटा तो नहीं है जल्दी जल्दी में, क्या है जल्दी जल्दी में कुछ चीजें छूट जाती है। हाँ, उपयोग, उपयोग लिखना होगा। तो उपयोग चर्म उद्योगों में, और दूसरा आप लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में। प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मकों के अंतर्गत आते हैं ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में भी इनका प्रयोग होता है। तो दो उपयोग बड़े इंपॉर्टेंट है उपसह संयोजी यौगिक की। अब क्रोमेट की यदि हम संरचना बनाने के लिए बोलेंगे आपको तो बड़ी ही सिंपल है। क्रोमेट आयन की संरचना इस बार परीक्षा में आई थी कि क्रोमेट आयन पर संकरण कौन सा होता है और इसकी आकृति कैसी होती है। तो बड़ी ही सिंपल आकृति है। ये रहा आपका Cr, ये रहा तीन उपकोष, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर दूसरी ऑक्सीजन, यहां पर तीसरी ऑक्सीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पर आप ऊपर की तरफ एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ये आपकी है क्रोमेट आयन की संरचना। ये है आपकी CrO4 की संरचना है। यहां पर कोई चार्जेस लिखा है, हाँ यहाँ पर +3 आवेश लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आवेश लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ, मैंने गलती से +3, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है आज, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। -3, इस पर +2 लिखा है, इस पर -3 लिखा है। तो ये है आपका क्रोमेट आयन। ये क्या है बच्चा, क्रोमेट आयन। इस पर भी वही संकरण लिखोगे जो पहले वाले पे लिखा था।
इसका भी उपयोग ऑक्सीकरण एजेंट के जैसे होता है। बस आज की क्लास यही समाप्त करते हैं अपन। कल अपन KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे। KMnO4 होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अभी दी मैं एग्जाम पे, अच्छा मैं बुक नहीं देख सकता, वो उस पर नहीं देख सकता यार, एक्चुअली मेरे पास से ना वो उस वाले फोन पे जिसपे ये लाइव स्ट्रीम चल रही है उस पर क्वेश्चन पेपर ने तो देख के बता देता। बुक में पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर -2 आवेश है, ठीक है, सही कर लेना इसे। चलो, कुछ अभिक्रियाएं यहाँ पर लिखी है, पोटेशियम डाइऑक्साइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखी हुई है, इसे भी नोट कर लेना। हर एक चीज आपको नोट करते हुए चलनी है जो बुक पे लिखी हुई है, सारी अभिक्रियाएं आपको नोट कर लेनी है। कि जैसे कि Cr2O7 -2 आयन, अभी मैंने के नहीं लगाया हूं, के लगा देते तो पॉजिटिव चार्ज आता। इसकी अभिक्रिया हम H+ आयन से करवा दे, कितने H+ आयन, 14 H+ आयन, और इन H+ आयनों को हम यदि इलेक्ट्रॉन दे दें 6 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये बना लेंगे क्रोमियम 2+ आयन। 2 क्रोमियम जो है वो 3+ आयन, 2 क्रोमियम 3+ आयन बन जाएंगे। साथ में हमारे जो है वो निकल जाएंगे 14, हमारे पास में हाइड्रोजन है तो हमारे पास में 7 H2O के अणु बन जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा जो कि होगा 1.3 वोल्ट। ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, तो ये नोट कर लीजिएगा। और भी यदि कुछ बचा होगा तो कल वाले लेक्चर पे अपन पढ़ लेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। बस यहाँ आके समाप्त करते हैं इसे कल, और KMnO4 के बाद KMnO4 और जो आज कुछ थोड़ा छूट गया होगा इसके बारे में बातचीत होगी, ठीक है। इसके बाद में बायोलॉजी की क्लास है ऑब्जेक्टिव की, तो आप सभी लोग जो है जिसका भी बायो सब्जेक्ट है वो आ सकते हैं। फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।